Hello everyone. So today we are going to start a new topic from chapter number 11. In this lecture we are going to discuss wave theory of flight. अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पार्टिकल नेचर के लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उनके अंदर हमने जो सारे पैरामीटर स्टडी किए थे उसी के बेस पे हम लोग ट्राई करेंगे कि वेव थियरी इस एक्सपेरिमेंट को, इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो हमने की थी उसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो आज के इस लेक्चर में हम वेव थियरी का फेलियर देखने वाले हैं, बिकॉज हमने जो वेव थियरी स्टडी की थी और वेव थियरी में हमने ये जो लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था, जहां पे हमने ये दोनों पैरामीटर डिस्कस किए थे, मैंने इस पैरामीटर में आपको बताया था कि यहाँ पे हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है बट फ्रीक्वेंसी चेंज की, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस मिला। जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा उसी के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज होगी। जबकि हमने वेव थ्योरी में स्टडी किया था कि जैसे हमने किसी वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, इंटेंसिटी चेंज की। हमने एक बार 100 वॉट का बल्ब यूज किया, सेकेंड टाइम 200, 300, अलग अलग वोल्टेज के बल्ब हमने यूज करके देखे, इंटेंसिटी चेंज करके देखा, बट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी V नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ही मिली। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी जो हुई, मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी के साथ आ सकता है, बट हमने उसके सामने सपोज -10 वोल्ट रख दिया तो -10 के सामने वो एक भी इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब भी हमने इंटेंसिटी चेंज करके देखा तो उस इंटेंसिटी के लिए भी हमें ये चीज नहीं मिली। जैसे इस डायग्राम के अंदर, इस दोनों पैरामीटर्स के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी, इसी चीज को हमने वेव थ्योरी के साथ रिलेट किया है। ट्राई करते हैं कि हम वेव थ्योरी को इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए, इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए यूज कर पाए, या फिर हमने कंपेयर करके उनमें डिफरेंस देखा तो वेव थ्योरी कैसे ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी इंक्रीजेस देन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। अब जैसे हमने वेव थ्योरी में देखा इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब हमने वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। बट फ्रॉम ग्राफ नंबर 1, ये हमारा ग्राफ नंबर 1 और ये हमारा ग्राफ नंबर 2, ये पैरामीटर हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड पैरामीटर और ये थर्ड पैरामीटर। सो इंटेंसिटी हमने चेंज की, इंटेंसिटी में चेंजेस मिले हमें I1, I2, I3। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। तो हमने अलग अलग इंटेंसिटी का बल्ब यूज किए, बट इस कंडीशन में क्या था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक ही कलर का बल्ब यूज किया। सपोज हमने ग्रीन कलर का बल्ब यूज किया तो ग्रीन कलर के बल्ब के अंदर हमने पहली इंटेंसिटी I1 ली, जिसका सपोज हमने कर लिया वोल्टेज है 200 वोल्ट। उसके बाद इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने जो एक्सप्लेन किया था उसके अंदर I1, I2, I3 ऐसे सीक्वेंस में था। यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस लिया, कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो आप, सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। इसका मतलब हमारे बल्ब का कलर एक ही होगा। एक बल्ब ग्रीन कलर का लिया तो उसका वोल्टेज हमने फर्स्ट टाइम किया 40, सेकेंड टाइम 60 और थर्ड टाइम 80। तो हमने इंटेंसिटी मतलब पावर चेंज किया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वेव थ्योरी से ये चीज एक्सप्लेन करेंगे, इंटेंसिटी चेंज करेंगे, तो इंटेंसिटी चेंज होने की वजह से एनर्जी चेंज होगी, बिकॉज इंटेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहेगा। I1 इंटेंसिटी यूज करो या फिर I2 या फिर I3, कोई भी इंटेंसिटी आप यूज करो, बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एनर्जी तो हमारी फिक्स हो जाएगी, तो एनर्जी में चेंजेस नहीं आएगा। इसका रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, EV नॉट which is equal to half mv square max which is equal to h nu minus nu नॉट। तो ये रिलेशन हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। सो वेव थियरी से हम ये वाला ग्राफ मतलब ये सेकंड पैरामीटर हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये एक फेलियर हो गया वेव थियरी का। Now the second one, if wave front carry energy, then a large number of electrons should be ejected from metal
बट हियर दिस डज नॉट हैपन। अब सबसे पहली चीज आपके लिए वेव फ्रंट, ये एक नया वर्ड आएगा। वेव फ्रंट का मतलब जब हमने वेव थ्योरी स्टडी की थी तब हमने ये सपोज किया था कि लाइट जो सोर्स से आएगी वो एक वेव फ्रंट के फॉर्म में आएगी। वेव फ्रंट मतलब ये ऐसा पार्ट हो जाएगा हमारा कि सपोज ये हमारा एक सोर्स है, यहां से वेव रिलीज होगा, मतलब हमने एक पत्थर लिया उसको पानी के अंदर डाला, जैसे पानी में वो पत्थर जाएगा हमें सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे वेव थियरी अप्लाई की। वेव में क्या होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो यहाँ पे हमने जब इसको बर्ड व्यू ऊपर से हम लोग देखेंगे, एक स्टोन को हमने वाटर में फॉल किया तो हमें वाटर में क्या दिखेगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने वाले हैं, और उस सर्कल को हम जब ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो बॉर्डर वाला पार्ट होगा इसका डायग्राम कुछ इस तरह हम लोग बना सकते हैं वेव में कि ये क्रेस्ट होगा और ये ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। तो वेव फ्रंट क्या होता है, जब भी कोई सोर्स से लाइट निकलेगी तो वो वेव के फॉर्म में, मतलब ये वेव फ्रंट के फॉर्म में जाएगी। तो वेव फ्रंट आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में, अगर नहीं पढ़ा तो आप ये चीज पढ़ने वाले हो। सो जब हमने ये वेव फ्रंट को एक मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया तब क्या होगा कि वेव फ्रंट, ये मतलब पूरा एक एनर्जी का पैकेट, वेव पैकेट लेके आएगा। तो सपोज हमारे सामने ये एक मेटालिक प्लेट है और इसके ऊपर हमने ये पूरा वेव फ्रंट डाला, 1 2 3, जितने भी वेव फ्रंट्स आएंगे सोर्स में से वही सारे वेव फ्रंट एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वेव फ्रंट एनर्जी लेके आएगा और इस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करेंगे हम, तो सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर आ जाएंगे। बट हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया वहां से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, बिकॉज हमने जो लाइट को वहां पे इंसिडेंट किया है उसमें से हमने एक चीज लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि इस मेटालिक प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से जो बॉर्डर वाले, जो कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे, या फिर जो सबसे अंदर होते हैं जिसको हमने बहुत ही कम एनर्जी दी, मतलब जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलेंगे। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तब हमें पता चली कि वहां से इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 निकलेंगे। जबकि वेव थियरी से अगर ये चीज हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वेव फ्रंट एक साथ उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट होंगे, उस वेव फ्रंट की जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी सारे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर निकल जाएंगे। बट यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की, वहां से इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट बाहर निकलेंगे। सो वेव थियरी से हम ये एक जो 1 बाय 1 पार्टिकल का बाहर आना, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। देन द थर्ड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हमने कोई फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो क्या होगा, बिकॉज वेव थियरी से हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जबकि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस मेटालिक प्लेट से नॉकआउट होना स्टार्ट होगा, उसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हमने वर्क फंक्शन के साथ कंपेयर किया था। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन का एक रिलेशन देखा था, x न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये वर्क फंक्शन, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से वो मेटालिक प्लेट से बाहर निकल पाएगा। तो हमने वेव थियरी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो कांसेप्ट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, मतलब हमने जो लाइट इंसिडेंट की है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उस मेटालिक प्लेट से बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब हमने एक बार ट्राई की, फॉर एग्जांपल एक वेव को हमने उस मेटालिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इस लाइट ब्लू लाइट की वजह से हमने क्या देखा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। मतलब ब्लू लाइट का एक बल्ब लिया जिसकी वजह से हमने देखा कि उस मेटालिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस ब्लू लाइट के लिए, इस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें पॉसिबल दिखी।
अब हमने सेम एक्सपेरिमेंट से मेटालिक प्लेट के ऊपर एक दूसरा वेव इंसिडेंट किया। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सारे पैरामीटर्स आप चेक करिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। यहाँ पे इसकी वेवलेंथ ज्यादा है पर फ्रीक्वेंसी कम है। इसका एम्पलीट्यूड, तो इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो इस वाले पॉइंट से हमें ये चीज पता चलेगी कि हमने एक एम्पलीट्यूड A1 के लिए एक लाइट को इंसिडेंट की, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने मान ली न्यू। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हमें दिखा। सेकेंड लाइट जो हमने इंसिडेंट की उसके लिए एम्पलीट्यूड था A2, जिसका एम्पलीट्यूड इस वाले वेव से ज्यादा होगा। वेव थ्योरी से ये चीज एक्सप्लेन करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा इसके अंदर कि इस वाले वेव की एनर्जी कम होगी, इस वाले वेव की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने क्या देखा, एक ही मेटालिक प्लेट के ऊपर फर्स्ट टाइम हमने ब्लू लाइट इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस एम्पलीट्यूड के साथ इंसिडेंट की, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये वाली लाइट यूज की जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम है, जिसकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है, बट इसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो हम तीनों पैरामीटर्स एक साथ लिखते हैं। इसके लिए फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम लोग ν1, वेवलेंथ λ1, एम्पलीट्यूड A1। इसके लिए एम्पलीट्यूड A2, वेवलेंथ λ2, फ्रीक्वेंसी ν2। तीनों में रिलेशन क्या आएगा, तो रिलेशन हम लोग देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1। सेकेंड जो सोर्स है हमारा उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ν2 इज लेस देन ν1, मतलब इस वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इससे। अब बात करेंगे वेवलेंथ, तो λ2 इज ग्रेटर देन λ1। ये सारी चीज हम लोग अब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी A2 इज ग्रेटर देन A1, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी सेकंड वाले की, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ E2 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ E1। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये तो इनवर्स होंगे। तो हमने क्या देखा कि इस वाली लाइट को जब इंसिडेंट किया तब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं हुआ। अब जब इससे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है बट वेवलेंथ तो ज्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी भी ज्यादा है, तब भी वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुआ। अब इस वाली थ्योरी से क्या पता चलेगा हमें कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर होगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे होगी, मतलब डाउन होगी। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी कैपेबल नहीं होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कर पाए। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में वापस एक चेंजेस किया। यहाँ पे हमने यूज किया था 40 वोल्ट का बल्ब। ये वाली लाइट हमने मान ली रेड कलर की। इसके लिए हमने यूज किया 60 वोल्ट और हमने टाइम भी इसके लिए नोट किया कि हमने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक इस लाइट को इस मेटालिक प्लेट के ऊपर इजेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट करते रहे, फिर भी वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, 60 वोल्ट से उसका वोल्टेज मतलब उसका इंटेंसिटी और भी इंक्रीज किया। 60 की प्लेस पे हमने 80, 100, 120, 140, 500 वोल्ट तक इस एनर्जी को हमने चेंज किया, फिर भी वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट से एक चीज कंफर्म होगी कि हमें जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सोर्स की, वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड का मतलब जो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, बट वेव थियरी से इस दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अब जब वेव थियरी को कंपेयर करेंगे तो इसका अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि ये जो हमने फर्स्ट सोर्स यूज किया इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज हमने एनर्जी को किस पॉइंट से मेजरमेंट किया, एम्पलीट्यूड से। बट यहाँ पे हमने ये चीज पता चली कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का ये कोई रिलेशन नहीं होगा। जब पार्टिकल नेचर हम लोग स्टडी करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि मैंने एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज कर दिया इसका मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलेगा, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। तो ये थर्ड पॉइंट जहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आएगा, तो ये कंसेप्ट हम सिर्फ पार्टिकल नेचर के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, टाइम पीरियड के लिए है वो। अब ये वाले जो एक्सपेरिमेंट हमने रिपीट किए, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जैसे ये लाइट हमने इंसिडेंट की विद इन शॉर्ट टाइम माइक्रो सेकंड के अंदर वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया।
अब ये वाला सोर्स यूज किया हमने 5 मिनट्स 10 15 आधे घंटे तक वहां पे सोर्स को रखा, फिर भी वहां से एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कोई टाइम गैप की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बहुत ही छोटे टाइम के अंदर माइक्रो सेकंड के अंदर वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट कंडीशन क्या रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबल होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वहां से वेव थ्योरी फेल होती है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। हम ये नहीं कह सकते कि ये वेव थ्योरी गलत है, हम ये मानेंगे यहां से कि ये वेव थ्योरी जो है हमारे पास, उस वेव थ्योरी से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे फोटोन थ्योरी, तब हमने ये एक चीज सोची कि इस थ्योरी को, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे सॉल्व करें हम, तो इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इसीलिए हमने इस वेव थ्योरी का अपोजिट सोचा, फोटोन थ्योरी। तब हमने एक नया पार्टिकल लिया फोटोन, जिसकी वजह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगी। तब फोटोन थ्योरी का यूज करके हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन एक्सप्लेन करेंगे। तब हमें पता चलेगा जो लाइट आने वाली है वो लाइट का दो नेचर होता है, जब वो लाइट किसी सोर्स से आएगी या फिर वो इन द वे ऑन द वे वो जब बीच में होगी तब वो वेव नेचर प्रिटेंड करेगी, और उसी वही लाइट जब किसी पार्टिकल किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट होगी तब वो पार्टिकल नेचर भी प्रिटेंड कर सकती है। तो एक ही लाइट के दो अलग अलग नेचर भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो धीरे धीरे इस चैप्टर का जो हमारा मेन एम होगा ड्यूअल नेचर, तो वो ड्युअलिटी हम लोग प्रूव करेंगे। अभी इस वाले लेक्चर से और इस वाली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो स्टडी है वहां से हमने पार्टिकल नेचर प्रूव किया, और उसके अगेंस्ट में वेव थ्योरी को हमने फेल कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ और तरीका होना चाहिए, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोन थ्योरी, और उसी फोटोन थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थैंक यू।